हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। पहला लाइन आपके स्क्रीन पर है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बढ़िया से देखिएगा, यहीं से शायद होना था। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया यहां तक हो गया था। एल्काइन एक है, चला एल्केन, एक है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है, देखो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, चला याद रखने के लिए आपके लिए बेहतर होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये होता है CnH2n-2। अब ध्यान से देख लो, AEY देख लो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से देखना मेरे दोस्त। कहते हैं AEY, AEY। ध्यान देना, AEY, पहले A होता है अल्फाबेट में, फिर E होता है, फिर Y होता है। ये एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब ध्यान देना, कहता है एल्काइन, ये एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। तो प्रथम सदस्य के लिए आपको n बराबर 1 रखना होगा। n बराबर 1 रखोगे तो C, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, CH2। ऐसा कोई सदस्य होबे नहीं करता है। इसका मतलब n बराबर 2 रखना होगा। 2 रखिएगा तो C2, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, C2H2 हो जाएगा। तो C2H2 हो जाएगा तो देख लो, ई 2 को कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, एल्काइन है तो इथाइन हो जाएगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे, इथाइन इज द राइट आंसर। और ध्यान रखना, हर जगह देखो 2 2 घट रहा है। इससे 2 घटा इतना हुआ, इससे 2 घटा इतना हुआ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन हो गया AEY, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। आंसर, 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 आंसर देखो, AEY, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। आंसर। अगला, अष्टक नियम न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में दिया, जिसमें सारणी 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त हुआ तथा यह नियम कैल्शियम तक मान्य है। देखो, न्यूलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ज्ञात तत्व जो था दोस्त मेरे, इसके समय ज्ञात तत्व की संख्या 56 थी। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। अंतिम तत्व जो था, अंतिम तत्व जो था वो थोरियम था। अंतिम तत्व की अगर हम बात करें, अंतिम तत्व थोरियम था। नियम जो है, नियम कैल्शियम तक मान्य है। नियम की अगर हम बात करें तो नियम कहां तक मान्य है दोस्त मेरे? कैल्शियम तक मान्य है। नियम कैल्शियम तक मान्य है। नियम कैल्शियम तक मान्य है। ज्ञात तत्व 56 था, अंतिम तत्व थोरियम था, नियम कैल्शियम तक मान्य था। और अगर हम बात करें, थोरियम पर समाप्त होता है। ज्ञात तत्व 56 था, अंतिम तत्व थोरियम था, नियम कैल्शियम तक मान्य है। और आयरन को निकेल और कोबाल्ट से दूर रखा गया। निकेल तथा कोबाल्ट से दूर रखा गया। आयरन को निकेल तथा कोबाल्ट से दूर रखा गया। आयरन को निकेल तथा कोबाल्ट से दूर रखा गया। अष्टक नियम, न्यूलैंड ने के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। अष्टक नियम में इन्होंने कहा पहले तत्व का गुण 8वें से मिलता है, 7 का गैप होता है। अष्टक में 8 का गैप नहीं होता है। दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलता है। यही अष्टक नियम था। और ये संगीत के 7 सुरों से का नियम था। संगीत के 7 सुरों 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 का नियम था। रूल वैलिड है कैल्शियम तक।
अंतिम तत्व थोरियम है, ज्ञात तत्व 56 है, संगीत के 7 सुरों का नियम था, पहला तत्व का गुण 8वें से, दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलता है। इसका अंतिम तत्व थोरियम है, नियम कैल्शियम तक मान्य है, ज्ञात तत्व 56 है। तो ध्यान देना, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, और मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी, अभी 118 है। अगर आप ऑर्डर याद रखना चाहते हैं तो गौर फरमाइएगा, हम आपको ऑर्डर लिख देते हैं और यही ऑर्डर आपको याद रखना है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्त मेरे? 56। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्त मेरे? 63। मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्त मेरे? 114। और अंतिम तत्व अभी कितना है? अभी की अगर हम बात करें, अभी की अगर हम बात करें, अभी की बात करें, अभी की बात करें तो अभी है 118। न्यूलैंड के समय 56, मेंडलीफ के समय 63, मोस्ले के समय 114 और अभी 118। जल्दी से लिख लो। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व 56, मेंडलीफ के समय 63, मोस्ले के समय 114, अभी 118। अभी कितना है दोस्त मेरे? 118। देख लो, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व 56, मेंडलीफ के समय 63, मोस्ले के समय 114, अभी 118। जल्दी से लिख लो। न्यूलैंड के समय 56, न्यूलैंड के समय 56, मेंडलीफ के समय 63, मोस्ले 114, अभी 118। अभी कितना है दोस्त मेरे? 118। जल्दी लिख। अब बताओ तो दोस्त मेरे, उपधातु की संख्या कितनी है? उपधातु की संख्या 6 है कि 7 है? जल्दी बता, उपधातु की संख्या कितनी है? 6 कि 7? जल्दी बता, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? उपधातु की संख्या चला 7 है। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। कहता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी 1869 में दिया, जबकि यह जर्मन पत्रिका में 1871 में छपी। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या अभी तुरंत लिखाएं 63 थी। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 114। अब देखो, किस वर्ग के जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करते हैं? कवक। कवक जो है चला पचित भोजन को ग्रहण करता है। कवक की अगर हम बात करें, ये पहले अपने भोजन को सड़ाता है, फिर सड़ाकर ग्रहण करता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइकेन लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल का मिश्रण है। कवक प्लस शैवाल का मिश्रण है और ये प्रदूषण सूचक है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल का मिश्रण है और ये प्रदूषण सूचक है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल का मिश्रण है और ये प्रदूषण सूचक है। लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण है, ये प्रदूषण सूचक है। कवक एकमात्र ऐसा ये है जो पचित भोजन को ग्रहण करता है। अपना भोजन पहले पचाता है और तब पचाकर ग्रहण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला, मानव आहार नाल का सही क्रम देख लो। पहले मुख, मुख से जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी से जाएगा ग्रसिका में, ग्रसिका से जाएगा अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, अब बड़ी आंत से जाएगा एनस होते हुए बाहर, एनस होते हुए बाहर। अगर आपको कह देगा पाचन, यहीं पर अगर कह देगा पाचन शुरू होता है यहां से, पाचन जो है दोस्त मेरे शुरू होता है यहां से, पाचन शुरू होता है यहां से। अमाशय की अगर छोटी आंत की बात करें, भोजन का पूर्ण पाचन यहीं होता है। भोजन का पूर्ण पाचन जो है, भोजन का पूर्ण पाचन यहीं होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में अगर हम बात करें तो पानी का, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। जल्दी से लिख लो। कहते हैं मुख में पाचन शुरू होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। जल्दी से लिख, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। और अगर हम मूत्र की बात करें, मूत्र का जो साइकिल है वो कैसे होता है दोस्त मेरे? मूत्र में ये पहले 2 किडनी होता है, 2 किडनी होता है, एक मूत्र वाहिनी होता है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। ये देख लो, ये किडनी है, किडनी की संख्या होती है 2, किडनी की संख्या 2 है। ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी की संख्या भी होती है 2। ई है मूत्राशय, ई है मूत्राशय, ई है मूत्राशय। मूत्राशय की संख्या होती है 1। ई है मूत्रमार्ग, ई है दोस्त मेरे मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग की संख्या भी होती है 1। किडनी 2, मूत्रवाहिनी 2, मूत्राशय 1, मूत्रमार्ग भी 1।
किडनी 2, मूत्रवाहिनी 2, मूत्राशय 1, मूत्र मार्ग भी 1। मूत्र मार्ग भी क्या चला? 1। जल्दी से लिख, पूछता है यहां से क्वेश्चन, पूछता है यहां से क्वेश्चन। जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर? किडनी की संख्या 2, मूत्रवाहिनी 2, मूत्राशय 1 और मूत्र मार्ग भी 1। मूत्र मार्ग भी 1। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। यहां मुख से पाचन शुरू होता है। हेलो, किडनी की संख्या कितनी है दोस्त मेरे? किडनी की संख्या कितनी है? 2। मूत्रवाहिनी 2, मूत्राशय 1, मूत्रमार्ग भी 1। और ये किडनी से रक्त जो है छन कर आता है, मूत्रवाहिनी होते हुए मूत्राशय में, और मूत्रमार्ग होते हुए बाहर निकल जाता है। मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, अब बड़ी आंत से एनस होते हुए बाहर निकल जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, अब पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। अब पाचन शुरू हो जाता है मुख में। पाचन शुरू हो जाता है दोस्त मेरे कहां? मुख में। ऑनलाइन पूरा चिला जी, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है ना, आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए, हम इधर से कॉल करवाते हैं। अमाशय का स्तर सुरक्षित रहता है किसके कारण? म्यूकस के द्वारा। देखो चला, म्यूकस जो होता है, कभी कभार देखता है सूल वगैरह हो जाता है तो म्यूकस निकलने लगता है। अमाशय का जो स्तर होता है, जैसे ये अगर अमाशय है ना, तो इसके स्तर पर ये म्यूकस होता है। और ये म्यूकस जो होता है, इसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, इसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, इसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। अब म्यूकस जो होता है ये फिसलनदार होता है, ये फिसलनदार होता है। म्यूकस की अगर बात करोगे तो ये फिसलनदार होता है। म्यूकस की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, तो ये फिसलनदार होता है। इस पर जो भी भोजन आएगा वो फिसलेगा, तो ये फिसलनदार होता है। कहते हैं अमाशय का स्तर सुरक्षित रहता है किसके कारण? म्यूकस के कारण। अब म्यूकस क्या होता है दोस्त मेरे? फिसलनदार होता है, तो कोई भी भोजन इस पर अटकता नहीं है, चिपकता नहीं है, वो बाहर निकल जाता है। तो बता दो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? श्लेष्मा इज द राइट आंसर। अमाशय में बताओ तो कौन सा अम्ल होता है? पहला ऑप्शन है H2SO4, पहला ऑप्शन है H2SO4, और दूसरा ऑप्शन है HCl, और तीसरा ऑप्शन है HNO3। बताओ तो अमाशय में कौन सा अम्ल होता है उपस्थित? जल्दी बताओ, पूरे शरीर में चला 21 गो अम्ल होता है, बताओ कौन सा अम्ल होता है? व्हाट इज द आंसर? सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत है। जल्दी बता आंसर क्या होगा। आज चला बफरिंग ना हो रहा है, आज बफरिंग नहीं होगा, बताओ आंसर। व्हाट इज द आंसर? HCl इज द राइट आंसर। HCl इज द राइट आंसर। अगला, यकृत पित्त स्राव करता है, जो पित्ताशय में जमा होता है, यह छोटी आंत में आकर मिलता है। यह छोटी यकृत की अगर हम बात करें, देखो पित्त रस की अगर हम बात करें, पित्त रस की अगर हम बात करें, पित्त 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 रस की अगर हम बात करें, पित्त रस की अगर हम बात करें, पित्त रस की अगर हम बात करें, तो पित्त रस की अगर हम बात करें तो ये पित्ताशय में जमा, पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, और पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस की अगर हम बात करें, ये पित्ताशय में जमा होता है और यकृत से स्रावित होता है। यकृत से अगर हम बात करें तो यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। जल्दी से लिख लो। अब पित्त रस का काम है वसा का पाइसीकरण करना। पित्त रस का काम क्या है दोस्त मेरे? वसा का पाइसीकरण करना। पित्तरस का काम है वसा का पाइसीकरण करना। पित्तरस का काम क्या है दोस्त मेरे? वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? टूटना। पाइसीकरण का मतलब क्या होता है? टूटना। जल्दी लिख। लीवर में बनता है, यकृत से स्रावित होता है, अब पित्ताशय में जमा होता है। सही तो है, स्रावित होता है मतलब उससे बनता है तब ना स्रावित होता है। सीक्रेट फ्रॉम लीवर हुआ तो स्रावित वही हुआ चला। इंग्लिश में तुम लिख रहा है सीक्रेट का मतलब स्राविते होना होता है। अब पित्तरस पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। एकदम सही लिख रहे हैं भाई मेरे बिक्की कुमार जी, रोहित कुमार जी, वेरी गुड। और ये वसा का पाइसीकरण करता है। वसा का क्या करता है? पाइसीकरण करता है। पाइसीकरण का मतलब होता है टूटना। पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है, यकृत से स्रावित होता है, वसा का पाइसीकरण करता है अर्थात टूटता है। अगला, अंतः श्वसन के दौरान वायु का प्रवाह होता है। देखो नशा द्वार में, नशा द्वार से ग्रसनी में जाता है वायु, वहां से कंठ में जाता है, वहां से श्वास नली में जाता है, वहां से कुपिका में जाता है। कुपिका फेफड़ा में का हिस्सा है।
कुपिका जो है चला वो फेफड़ा का हिस्सा है। जैसे मूत्र पहले किडनी में जाता है, फिर मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग में, वैसे ही चला नसा द्वार। नशा द्वार मतलब ये हुआ नसा द्वार। नशा द्वार से जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से फेफड़ा में, फेफड़ा यानी कुपिकाओं में, एल्वियोली में। एक चीज और ध्यान रखना, बार बार कहते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि फेफड़ा में एक पार्ट होता है एल्वियोली। फेफड़ा में एक पार्ट होता है एल्वियोली जिसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना, जिसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना, जिसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना, जिसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना। फेफड़ा में होता है एल्वियोली। एल्वियोली की अगर हम बात करें तो इसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का क्या करना दोस्त? आदान प्रदान करना, ये एल्वियोली का काम है। एक हम बार बार कहते हैं छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है विली, जिसका काम है भोजन रस का अवशोषण करना। छोटी आंत में होता है विली, विली का काम है भोजन रस का अवशोषण, भोजन रस का अवशोषण, भोजन रस का अवशोषण, भोजन रस का अवशोषण, ये विली का काम है। भोजन रस का अवशोषण जो है ये विली का काम है। फेफड़ा में होता है एल्वियोली, ये गैसों का आदान प्रदान करता है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। छोटी आंत में होता है विली जो भोजन रस का अवशोषण करता है, छोटी आंत में होता है विली जो भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण करता है। फेफड़ा में होता है एल्वियोली जो गैसों का आदान प्रदान करता है, छोटी आंत में होता है विली जो भोजन रस का अवशोषण करता है। आ जाओ इधर जल्दी से, आइए नसा द्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से कुपिका। अगला कहते हैं श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय, अभी तुरंत बताए थे एल्वियोली करता है। श्वसन के दौरान एल्वियोली किसका हिस्सा होता है दोस्त मेरे? फेफड़ा का हिस्सा है। एल्वियोली की अगर हम बात करें ये फेफड़ा का हिस्सा है, फेफड़ा में होता है एल्वियोली। इचला एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। अगला कहते हैं एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है हिपोकैम्पस, एग्जिट सी टक, एनाबस, और इस सब में एकल परिसंचरण मतलब हुआ शुद्ध अशुद्ध दोनों एक के रास्ता से जाता है। शुद्ध और अशुद्ध मछली में भी पाया जाता है, चला शुद्ध तथा अशुद्ध जो है एक ही रास्ते से जाता है। हम लोग में दोहरा परिसंचरण तंत्र है, अशुद्ध रक्त एक ही रास्ते से जाता है, एक ही रास्ते से जाता है, एक ही रास्ते से जाता है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त की अगर हम बात करें एक ही रास्ते से जाता है। मछली में भी यही होता है, उसमें भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है एक ही रास्ते से जाता है। और लेकिन हम लोगों में स्तनधारी में शुद्ध अशुद्ध रक्त अलग अलग जाता है, एगो सिरा से एगो धमनी से। आंसर बता क्या होगा? अगला लाइन क्या कहता है? तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। देखो तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अलग अलग है, चला इसको समझ। नेफ्रॉन एक जालीनुमा संरचना होता है जो किडनी में होता है, जो रक्त को छानता है। जालीनुमा संरचना होता है, जालीनुमा संरचना होता है, जालीनुमा संरचना होता है, ये जालीनुमा संरचना होता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। जालीनुमा संरचना होता है नेफ्रॉन का, और ये रक्त को क्या करता है? छानता है। एल्वियोली कहां होता है? फेफड़ा में। विली कहां होता है? छोटी आंत में। विली कहां होता है दोस्त मेरे? छोटी आंत में होता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहां से आता है? H2O से। अब देखो चला, प्रकाश संश्लेषण जब पूछिए दिया है तो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है CO2 जब H2O से अभिक्रिया करेगा तो ये प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दे देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब देखो ये जो जल से आता है ऑक्सीजन और ये जो CO2 है दोस्त मेरे, इस CO2 से बनता है कार्बोहाइड्रेट। एकदम बढ़िया से दिख रहा हूं, इस जल से आता है ऑक्सीजन और CO2 से बनता है कार्बोहाइड्रेट। और एक चीज ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में 1% ऊर्जा, 1% सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग होता है। 1% सूर्य की ऊर्जा प्रयोग होती है, 1% सूर्य की ऊर्जा
का प्रयोग होता है, 1% सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग होता है, 1% मात्र सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता, रात में नहीं, दिन में होता, रात में नहीं होता है। श्वसन की अगर बात करोगे, श्वसन की अगर हम बात करेंगे तो श्वसन जो है दिन में भी होता है, दिन एंड रात दोनों में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, केवल दिन में होता है, रात में नहीं। श्वसन दिन में भी होता है और रात में भी होता है। श्वसन की अगर हम बात करें, दिन में भी होता है, रात में भी होता है। कहते हैं CO2 से बनता है ऑक्सीजन, सॉरी H2O से बनता है ऑक्सीजन, और CO2 से बनता है ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। यहाँ क्या क्या जरूरी है? प्रकाश और क्लोरोफिल जरूरी है। 1% ही मात्र सूर्य के प्रकाश का पौधे उपयोग करते हैं, और दिन में होता है, रात में नहीं होता। श्वसन लेकिन दिन में भी होता है, रात में भी होता है। इस सब क्वेश्चन है, सब जगह आपको मिलेगा। रिस्पिरेशन बोथ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। तेरे न न न न न न न। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। अगला कहते हैं जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, जबकि पौधों में संचित ऊर्जा, ये सब चला मलाई है, मलाई नहीं होता है दूध पर का, वही मलाई है। कहता है जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जब भूख लगता है, भोजन नहीं रहता है, तो हम लोग किसको खाते हैं? ग्लाइकोजेन खाते हैं। भूख लगने पर, भूखे रहने पर खर्च होता है, भूखे रहने पर खर्च होता है ग्लाइकोजेन, भूखे रहने पर खर्च होता है ग्लाइकोजेन, भूखे रहने पर खर्च क्या होता है? ग्लाइकोजेन। कहते हैं जंतु में, क्योंकि ग्लाइकोजेन के रूप में ऊर्जा संचित होता है। देखो कितना सिंपल लाइन बन गया है। यही जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको इतना आसान लगेगा दोस्त मेरे। कहते हैं एकदम समझो मलाई कोफ्ता है, मेरे लिए है, अब आपके लिए है कि नहीं पता, लेकिन अच्छा चला। कितने लोगों को ये वन लाइनर्स बहुत अच्छा लग रहा है? कृपया 8 टाइप करें। जिनको लग रहा है कि नहीं एकदम बकवास कर रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं, तो 9 टाइप करें। कितने लोगों को लग रहा है कि सर बहुत बढ़िया है, ये हमको पढ़ना चाहिए था और आप पढ़ा रहे हैं, इसके लिए अच्छी बात है, थैंक यू। बोलिएगा नहीं बोलिएगा नहीं पता, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो 8 टाइप कीजिए। हम कोशिश करेंगे आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहें। 65 को और बचेगा, आज लगता है 8 को और खत्म कर देंगे, 60-65 को और बचेगा। अगला देखो, जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजेन है, भूखे रहने पर खर्च होता है। अब पौधा में संचित ऊर्जा स्टार्च है। पौधों में संचित ऊर्जा जो है वो क्या है? स्टार्च है। पौधों में ऊर्जा जो संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। अगला, पौधों में रंध्र खुलना, गुलना ने खुलना, रंध्र खुलना एवं बंद होना कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो रंध्र खुलेगा, जल की मात्रा कम है तो रंध्र नहीं खुलेगा, क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में चीजों का प्रवाह होता है। तो कहते हैं पौधों में रंध्र खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर। कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर निर्भर करता है। जल की मात्रा कोशिका के भीतर ज्यादा है तो रंध्र एस्टोमेटा, जिसको आप कहते हैं पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है, इस रंध्र को हम लोग कहते हैं चला एस्टोमेटा, एस्टोमेटा कहते हैं। और ये जो पत्तियों में छोटा छोटा छेद होता है, पत्तियों में जो छिद्र होता है, पत्तियों में जो छिद्र होता है, पत्तियों में जो छिद्र होता है, उसी को हम लोग एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो कोशिका के भीतर अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो रंध्र खुलेगा, कोशिका के भीतर जल की मात्रा कम है तो रंध्र नहीं खुलेगा। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा? पत्तियों में छिद्र होता है एस्टोमेटा के कारण, पत्तियों में छिद्र होता है एस्टोमेटा के कारण। न्यूरॉन में विद्युत आवेग का देखो ये क्रम है, जैसे पाचन का क्रम है ना, वैसे न्यूरॉन का एक क्रम है। न्यूरॉन का में विद्युत आवेग का एक क्रम है। डेंड्राइट, डेंड्राइट से कोशिकाएं, कोशिकाएं से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन छोर पर जाता है। ये चला न्यूरॉन्स में विद्युत आवेग के जाने का क्रम है, डेंड्राइट, कोशिकाएं, एक्सॉन और एक्सॉन छोर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए न्यूरॉन में कैसा आवेग होता है, ये भी चला क्वेश्चन पूछता है, विद्युतीय आवेग। न्यूरॉन में पूछेगा कैसा आवेग होता है तो कहेंगे विद्युतीय आवेग।
न्यूरॉन में कहता है, प्रश्न का ऑपरेशन कर रहे हैं गुरुजी, कहता है न्यूरॉन में कैसा आवेग होता है, तो कहेंगे विद्युतीय आवेग होता है। हमारे मस्तिष्क में अगर मस्तिष्क के न्यूरॉन कहाँ होता है, तंत्रिका का सूक्ष्मतम भाग है न्यूरॉन, किडनी का सूक्ष्मतम भाग है नेफ्रॉन, किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। तो कहते हैं हमारे न्यूरॉन में जो आवेग होता है वो चुंबकीय आवेग होता है कि विद्युतीय आवेग, तो कहेंगे विद्युतीय आवेग होता है। कैसा आवेग होता है दोस्त मेरे, विद्युतीय आवेग होता है। फिर कहता है न्यूरॉन में विद्युत संकेत, रासायनिक संकेत कहा जाता है, कहां बदलता है, एक्सॉन के छोर पर। एक्सॉन के छोर पर जो विद्युतीय आवेग है वो रासायनिक संवेग में बदल जाता है, रासायनिक संकेत में बदल जाता है। कहां पर, लास्ट में देखो, यहां से विद्युतीय आवेग जाते 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 एक्सॉन के छोर पर जाता है और यहां पर यह रासायनिक संकेत में बदल जाता है। यानी यहां से यहां तक यह विद्युतीय आवेग होता है, यहां से यहां तक तंत्रिका तंत्र में विद्युतीय आवेग होता है और विद्युतीय आवेग होता है। इसके बाद जो ही जाता है ना, इसके बाद जो ही जाता है ये रासायनिक संकेत में बदल जाता है, ये रासायनिक संकेत में बदल जाता है। ये तंत्रिका तंत्र का भाग है दोस्त मेरे। तंत्रिका तंत्र में डेंड्राइट, कोशिकाएं, एक्सॉन छोड़ जाते जाते ये पूरा का पूरा विद्युतीय आवेग है और इसके बाद जो जाएगा वो रासायनिक संकेत है। इसके बाद जो जाएगा दोस्त मेरे वो रासायनिक संकेत। चला वो ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन जो है ना, इसलिए आज नहीं दिए कि शनिवार रविवार चलता नहीं है तो तुमको 2 दिन का लॉस हो जाता है, इसलिए हम सोचे मंडे रविवार को अनाउंस कर देंगे और मंडे से बच्चा कर पाएगा। रविवार से अनाउंस कर देंगे, मंडे से बच्चा कर पाएगा। कहते हैं न्यूरॉन का विद्युतीय आवेग जो है चला यहां से यहां तक रहेगा विद्युतीय आवेग, इसके बाद हो जाएगा रासायनिक संकेत। अभी चला दे देंगे ना तो मंथली सिस्टम है, वो मंथली सिस्टम में 2 दिन का तुमको लॉस हो जाएगा, इसलिए रविवार को अनाउंस करेंगे, सोमवार से आप जुड़ जाइएगा। अब देखो अगला, कहते हैं न्यूरॉन में विद्युत संकेत, रासायनिक संकेत कहां बदलता है, एक्सॉन के छोर पर। प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम, प्रतिवर्ती मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जो है चला, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हुआ रिफ्लेक्स एक्शन की बात अगर हम करें तो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो कैसे जाता है, पहले ग्राही अंग ग्रहण करता है, जैसे ये ग्राही अंग है मान लो हाथ, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं करता, ओहो गर्म लग रहा है, ओहो ठंडा लग रहा है। ग्राही अंग से संवेदी न्यूरॉन में जाता है, संवेदी न्यूरॉन से मेरुरज्जु में जाता है, मेरुरज्जु से प्रेरक न्यूरॉन में जाता है जो प्रेरणा देता है, प्रेरणा से फिर कहां चल जाता है, पेशी में। प्रेरणा से कहां चल जाता है दोस्त मेरे, पेशी में। ये प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन का यही क्रम है, ये तुमको याद रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको याद रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से, मेरुरज्जु कहां से निकलता है दोस्त मेरे, मेडुला से। मेडुला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्वसन में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है। मेडुला की अगर हम बात करें ये श्वसन में मदद करता है, मेडुला की अगर हम बात करें दोस्त मेरे ये श्वसन में मदद करता है। मेडुला की अगर हम बात करें, मेरुरज्जु निकलता है कहां से, मेडुला से, और ये श्वसन में मदद करता है। मेरुरज्जु चला रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेवार है, मेडुला श्वसन के लिए जिम्मेवार है। मेरुरज्जु निकलता कहां से है, मेडुला से निकलता है। मेरुरज्जु कहां से निकलता है, मेडुला से। मेरुरज्जु कहां से निकलता है, मेडुला से। मेडुला किस चीज के लिए जिम्मेवार है, श्वसन के लिए जिम्मेवार है। अगला, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का काम है वृद्धि को रोकना या पतझड़ इसी का काम है। चला, पतझड़ जो है, पतझड़ इसी के कारण होता है। पतझड़ जो है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण ही होता है। ऑक्सीन की अगर हम बात करें, ऑक्सीन की अगर हम बात करें तो प्रकाशानुवर्ती यही होता है, प्रकाशानुवर्ती जो है वो यही होता है, प्रकाशानुवर्ती जो है वो यही होता है। ऑक्सीन की अगर हम बात करें ये प्रकाशानुवर्ती होता है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का काम पतझड़ है, पत्तों को झाड़ना है, पत्तों को क्या करना है, चला झाड़ना है। और अगर हम बात करें ऑक्सीन की, ये प्रकाशानुवर्ती है। ऑक्सीन की अगर हम बात करें दोस्त मेरे ये प्रकाशानुवर्ती है। ऑक्सीन की अगर हम बात करें ये प्रकाशानुवर्ती है। ऑक्सीन की अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो ये प्रकाशानुवर्ती है। सूरजमुखी वगैरह का पौधा जो है इसी से प्रेरित होकर, सूरजमुखी की अगर हम बात करें, सूरजमुखी का पौधा जो है इसी के द्वारा अप डाउन अपने सूरज की दिशा में घूमता है। सूरजमुखी का पौधा इसी से
सूरज की दिशा में घूमता है। ऑक्सीन प्रकाशानुवर्ती है, सूरजमुखी का पौधा इसीलिए ऑक्सीन के कारण ही सूरज की तरफ घूमता है। एब्सिसिक अम्ल के कारण पतझड़ होता है, ये वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। और नाइट्रोजन जो है ये वृद्धि में, ये ध्यान रखिएगा, चलो नाइट्रोजन वृद्धि में सहायक है। नाइट्रोजन जो है वृद्धि में सहायक होता है नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, इसीलिए यूरिया आज मारिएगा कल बड़ा हो जाएगा। पर तपाइलो धौरे रामरो पढ़ाउनु हुंछा, ये चला नेपाली में कौन लिख रहा है सर? आप, इसका मतलब होता है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। तपाइलो रामरो पढ़ानु हुंछा, कौन नेपाल से हम भाई? तो हम तो चला अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन और मेहनत करेंगे, चला और अच्छा पढ़ाएंगे। अगला कहते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच संगम स्थल को सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन जहां पर आपस में मिलता है उसको सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई है, और जहां वेग होता है विद्युतीय आवेग, जहां आवेग कैसा होता है, विद्युतीय आवेग होता है, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और जहां दो न्यूरॉन आपस में मिलता है उसको सिनेप्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? सिनेप्स। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा। मानव में जैव प्रक्रिया जकरा में जान हो, इसका नियंत्रण होता है चला तंत्रिका तंत्र से, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र से भी होता है, जैसे हार्ट से, जैसे किडनी से, इस सबसे भी चला मानव शरीर का नियंत्रण होता है। तो आंसर तंत्रिका तो होवे करेगा, साथ में आपका अंतःस्रावी ग्रंथि भी होगा। पुष्प में लैंगिक जनन का सही क्रम है, देखो पहले परागन होगा, परागन के बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण होगा, भ्रूण होगा, भ्रूण के बाद नवोद्भिद बनेगा। देख लो, पहले परागन होगा, परागन के बाद क्या होगा दोस्त मेरे? निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, अब भ्रूण के बाद नवोद्भिद नया पौधा बन जाएगा। देख लो, परागन के बाद निषेचन, निषेचन के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद नवोद्भिद। चला याद रखना, 4-5 को ऑर्डर मात्रे हैं, एगो तो श्वसन का, एगो पाचन का, एगो मूत्र का, और एगो चला लैंगिक जनन में पुष्प का। परागकण, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद, भ्रूण और नवोद्भिद। प्लेनेरिया में द्विविखंडन और प्लाज्मोडियम में होता है चला बहुविखंडन। ये ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग है, लड़का गड़बड़ा जाता है। प्लेनेरिया में द्विविखंडन होता है और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। याद ना रहता, इसे याद रखना, प्लेनेरिया का स्पेलिंग छोटा है और द्विविखंडन भी छोटा है, अब प्लाज्मोडियम का स्पेलिंग बड़ा है, बहुविखंडन भी बड़ा है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पूछता है कि बच्चा एकरा में फंस जाए, और बच्चा फंसिए जाता है। एकदम चला एकरा प्रैक्टिस कर लेना है। प्लेनेरिया द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन। प्लेनेरिया द्विविखंडन, प्लेनेरिया जो है वो प्लेनेरिया द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन। प्लेनेरिया जो होता है वो द्विविखंडन होगा, प्लाज्मोडियम जो होगा वो बहुविखंडन होगा। प्लेनेरिया की अगर हम बात करें ये द्विविखंडन होगा, प्लाज्मोडियम जो होगा वो बहुविखंडन होगा। प्लेनेरिया द्विविखंडन, प्लेनेरिया का स्पेलिंग छोटा है, द्विविखंडन का स्पेलिंग छोटा है। और वही अगर हाइड्रा की बात करोगे मुकुलन होता है। फिर गुलाब वगैरह की बात करोगे कायिक प्रवर्धन होता है। हाइड्रा की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, हाइड्रा में जो होता है ये मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है दोस्त मेरे? मुकुलन होता है। और कौन बच गया? गुलाब वगैरह में अगर बात कीजिएगा, जिसका तना काट के लगाते हैं, कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। और अगर 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 प्लेनेरिया में बात करें तो द्विविखंडन होता है। अब प्लाज्मोडियम के कारण ही न चला मलेरिया फैलता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारक है। अब मादा एनोफ्लीज जो है मलेरिया का वाहक है, ये भी चला ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की अगर हम बात करें, मलेरिया की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जो है ये कारक है, प्लाज्मोडियम कारक है और मादा एनोफ्लीज वाहक है। मादा एनोफ्लीज जो है, मादा एनोफ्लीज जो है वाहक है, मादा एनोफ्लीज जो है वो वाहक है, मादा एनोफ्लीज जो है वो वाहक है, मादा एनोफ्लीज जो है वो क्या है? वाहक है। मादा एनोफ्लीज जो है वो वाहक है, मादा एनोफ्लीज जो है वो वाहक है। देख लो, मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है वो कारक है, मादा एनोफ्लीज जो है वाहक है। मलेरिया की अगर हम बात करें, प्लाज्मोडियम कारक है, मादा एनोफ्लीज वाहक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम कारक है, मादा एनोफ्लीज वाहक है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, गुलाब में कायिक प्रवर्धन होता है, प्लेनेरिया में द्विविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। जनरल कंपटीशन की दुनिया में इतने क्वेश्चन आता है, इसको देख लो बढ़िया से। जनरल कंपटीशन की दुनिया में इतने क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, गुलाब में कायिक प्रवर्धन होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का कारक है, मादा एनोफ्लीज जो है वाहक है। मादा एनोफ्लीज की अगर हम बात करें तो वाहक है।
जल्दी लीक, इससे बाहर प्लानेरिया में द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, प्लानेरिया में द्विविखंडन, अब प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, प्लानेरिया में द्विविखंडन, अब प्लाज्मोडियम में चला बहुविखंडन होता है। जल्दी लीक। अगला कहते हैं राइजोपस के उन नलिकार सूत्र जैसी संरचना जिस पर बीजाणु धमनियां होती है वह कहलाता है हाइफा, हाइफे या हाइफा कहलाता है। राइजोपस जो है चला में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचना जिस पर बीजाणु धमनियां होती है वह कहलाता है हाइफे। ये आपको याद रखना होगा, वो क्या कहलाता है दोस्त मेरे? हाइफे कहलाता है। पराग नली की लंबाई किनके बीच की दूरी है? वर्तिकाग्र के ऊपरी सतह पर पराग कण और बीजांड के बीच की जो दूरी है उसको चला हम पराग नली कहते हैं। पराग नली जो होता है चला वर्तिकाग्र का ऊपरी सतह, वर्तिकाग्र का कौन सतह? ऊपरी सतह, और पराग कण और बीजांड के बीच का जो दूरी है उसी को हम लोग पराग नली कहते हैं। ये तो चला क्वेश्चन पूछा है बहुत बार और तुमको भी पूछ सकता है। कैसे पता चलेगा कोई जवान हो गया है? लंबाई से, मोटापा से नहीं, कि वो अगर कोई जवान हो जाएगा तो कर आवाज बदल जाएगा। हम लोग गांव घर में नहीं कहते हैं कंठवा तर फूट गेलो रे, जवान हो गए की रे, तो कहते हैं किशोरावस्था में लड़कों के लैंगिक परिपक्वता किससे? आवाज के भारी होने से, और लड़कियों की लैंगिक परिपक्वता रजोदर्शन से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने से। लड़कियों का लैंगिक परिपक्वता जो होता है, लैंगिक परिपक्वता, लड़कियों का लैंगिक परिपक्वता जो होता है वो रजोदर्शन से होता है। रजोदर्शन मेंस्ट्रुएशन साइकिल से होता है। लड़कियों का लैंगिक परिपक्वता रजोदर्शन से होता है। लड़कियों का लैंगिक परिपक्वता रजोदर्शन से होता है। और लड़का कैसे पता चलता है कि लैंगिक रूप से परिपक्व हो गया? आवाज का भारी होना। लड़का कहते हैं किशोरावस्था में लड़कों की लैंगिक परिपक्वता आवाज के भारी होने से, और लड़कियों की लैंगिक परिपक्वता रजोदर्शन से। लड़कियों की जो लैंगिक परिपक्वता होती है वो रजोदर्शन यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने से। लड़कियों की लैंगिक परिपक्वता जो होती है चला वो होता है रजोदर्शन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने से। किशोरावस्था में लड़कों की लैंगिक परिपक्वता अब मोटा होने से नहीं, छोटको बच्चा मोटा होता है, छोटको बच्चा लंबा होता है, कम उम्र वाला भी, और आवाज लेकिन जो है ना वो बदल जाता है जब लड़का किशोरावस्था में आ जाता है। अब कहता है किशोरावस्था में अगला कहते हैं स्त्रियों की वह घटना जो जनन अवस्था को प्रारंभ करता, वही रजोदर्शन, जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वो मां बन सकती है। अब उसके अंडाणु का जो है जमना स्टार्ट हो गया है। और जवान अगर कोई लड़की किशोरावस्था में आ गई है, इसका सीधा मतलब रजोदर्शन से है। अगर कोई लड़की स्त्री की जनन अवस्था प्रारंभ हो गई है, इसका मतलब उसका रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाएगा। अगला जनन में शुक्राणु का परिवहन होता है। देखो शुक्राणु कहां होता है? मेल में। शुक्राणु होता है चला मेल में। अब मेल में जो शुक्राणु होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऐसा होता है। और इसका ये वाला जो पूंछ वाला हिस्सा है, ये जो पूंछ वाला हिस्सा है ये गति देता है। पूंछ वाला जो हिस्सा है ये गति देता है। पूंछ वाला जो हिस्सा है ये क्या देता है दोस्त मेरे? गति देता है। पूंछ वाला जो हिस्सा है ये गति देता है। शुक्राणु मेल में जो स्पर्म होता है वो उसका पूंछ वाला हिस्सा गति देता है। और शुक्राणु का परिवहन पहले टेस्टिस में होता है, टेस्टिस से शुक्रवाहक में जाता है, और शुक्रवाहक से मूत्र मार्ग होते हुए योनि में प्रवेश करता है। देख लो शुक्रवाहक से पेनिस होते हुए, मूत्र मार्ग बोले तो पेनिस, इसी को हम लोग कहते हैं पेनिस कहते हैं इसको, पेनिस कहते हैं इसको। देख लो पहले टेस्टिस में शुक्राणु पहले एक चीज और ध्यान रखना, शुक्राणु गतिज होता है, शुक्राणु गतिज होता है, जबकि अंडाणु जो है वो स्थिर होता है। अंडाणु जो है वो स्थैतिक होता है। अंडाणु स्थैतिक होता है, शुक्राणु जो है वो गतिज होता है, अंडाणु जो होता है वो स्थैतिक होता है। शुक्राणु की अगर हम बात करें तो शुक्राणु गतिज होता है, अंडाणु स्थैतिक होता है। शुक्राणु हो गया मेल में। अब मेल में ऐसा शेप होता है, इसका जो पूंछ होता है ये इसको गति देता है। पहले ये टेस्टिस में होता है, टेस्टिस से शुक्रवाहक में जाता है, जो शुक्राणु का वहन करता है, वहां से मूत्र मार्ग होते हुए बाहर निकल जाता है। वहां से मूत्र मार्ग होते हुए कहां निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। जनन में शुक्राणु का परिवहन, जनन में शुक्राणु का जो परिवहन होता है वो होता है चला पहले टेस्टिस,
टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस से बन के शुक्रवाहक में जाता है जो शुक्राणु का वहन करता है, फिर मूत्रवार अर्थात पेनिस होते हुए बाहर निकलता है। अब शुक्राणु पूछेगा कैसा है तो गतिज अवस्था में होता है, अंडाणु पूछेगा तो स्थैतिक अवस्था में होता है, शुक्राणु मेल में होता है और इसका जो पूंछ वाला हिस्सा होता है ये इसको गति देता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चला अगर आपको इसका लाभ लेना, अभी क्लास 10th चल रहा है, 65 अब हमको लगता है कितना है लास्ट तक, कितना है हमको लगता है 50-55 को होगा, यानी 40-45 को है। अगर आपको 10th का लास्ट का 50 क्वेश्चन पढ़ना है चला तो जरूर अगले क्लास में जुड़िए। अगला क्लास चला सोमवार को होगा, अगला क्लास सोमवार को होगा, हो गया। अगला क्लास कब होगा? सोमवार को होगा। इसको जल्दी से लिख लीजिए। जनन में शुक्राणु कहां होता है? मेल में, पूंछ में होता है, ये गति देता है। गतिज अवस्था में होता है ये, अंडाणु स्थैतिक होता है। वृषण, वृषण से शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से मूत्रमार्ग होते हुए बाहर निकल जाता है। बताइए क्या होगा? शुक्राणु मेल में होता है, पूंछ गति देता है। शुक्राणु की अगर हम बात करें, अंडाणु स्थैतिक होता है। वृषण से शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग से पेनिस होते हुए बाहर निकल जाता है। मूत्रमार्ग से पेनिस होते हुए क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और कहता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद निषेचन होगा। निषेचन होगा तो भैया गर्भ का धारण होगा, गर्भ का धारण होगा तो भ्रूण का विकास होगा। उसी से हम आप सब आए हैं। तो आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखते हैं और यहां से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे सोमवार को। मंडे आपका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगा। मंडे मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगा ना। मंडे होगा तो ट्यूसडे तो आपका हम कंप्लीट करिए देंगे। मंडे मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका ये लास्ट क्लास होगा। और ट्यूसडे आपका कितना हुआ सर? हाँ मंडे, उसके बाद मैथ है तो मैथ चलेगा। मंडे मेरा लास्ट क्लास होगा, इसमें भी या ट्यूसडे को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग मंडे को। और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है। अगर आप मिस कीजिएगा, मान लीजिए सैटरडे संडे में है, फिर आप मंडे नहीं आइएगा तो आपको क्लास 10th आपका छूट जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।